स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, कहते हैं इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लेते हैं एक ये आपका वेक्टर हो गया, इसको हमने बोला ए वेक्टर, और एक आपका ये वेक्टर हो गया, इसको हमने बोला बी वेक्टर। अब बोला गया है टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हो गए रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मान लेते हैं ये किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा भाई इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, तो ये जो थर्ड साइड है ये इन दोनों का क्या होगा, सम। लेकिन आगे कह रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जैसे ए की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, बी ऐसे गया, तो ये जो थर्ड वाला है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगी, इस वेक्टर की कुछ इस तरीके से। देखिए ए बी, बट जो रिजल्टेंट है थर्ड साइड वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो आपका आएगा दैट इज ए प्लस बी वेक्टर। या फिर कुछ हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ये जनरली एक डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन है। जैसे मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। अब दो यहाँ पर क्या किया गया, जो आपका ए वेक्टर है इसका ये टेल है, ये हेड। अब सेकंड वाले वेक्टर का जो टेल है इसके हेड से ज्वाइन है, इसका ये हेड है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज पहले वाले के टेल दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर दीजिए, टेल टू हेड। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जनरली मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये जनरली फाइनल पॉइंट था। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, कहते हैं इन ट्रायंगल वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। एक ए बी वैक्टर दे रखा है एंड वेक्टर बी सी इक्वल टू दिस, देन फाइंड वेक्टर सी ए। तो यार देखो बहुत ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं उनके अलावा। देखो बहुत ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई ट्रायंगल है और मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? अब तो कई सारे तरीके हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन के। एक तरीके से ये ट्रायंगल की साइड के हिसाब से सोचा, ये फर्स्ट वाले के टेल हेड के हिसाब से सोचा, सेकंड वाले के टेल हेड के हिसाब से फिर ज्वाइन किया। बट यहाँ पर क्या है, जैसे मान लेते हैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अब एक रेगुलर ऑर्डर लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी वेक्टर हो गया, फिर ये बी सी वेक्टर हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से ऑर्डर लेके जा रहे हैं इनकी डायरेक्शन। फिर ये एक सी ए वेक्टर हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए। तो एक ये सभी जितनी भी साइड्स हैं, सभी साइड्स का एक रेगुलर ऑर्डर है, सबकी एक रेगुलर ऑर्डर में डायरेक्शन है। ठीक है? अब यदि इन तीनों वेक्टर्स का हम लोग एडिशन करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी फिर बी सी प्लस सी ए, तो ये भी ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है। कहते हैं रेगुलर ऑर्डर्स में ये सारे वेक्टर्स आप ऐड कर दीजिए, देन वी गेट 0 वेक्टर। क्लियर है? तो अब बहुत ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना, सी ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ये ए बी का उधर जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, बी सी उधर जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा। तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखो, माइनस लगा हुआ है, ए बी वेक्टर आपको दे रखा है दैट इज आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, प्लस का बी सी वेक्टर दे रखा है आपको 2i प्लस का 3j माइनस का k। अभी इनको ऐड कर देते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से ऐड होगा तो ये 3i कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2j कैप हो जाएगा।
ये दोनों ऐड होंगे तो ये प्लस का 2k हो जाएगा। तो जनरली जो आपका सी ए वेक्टर आया, सी ए वेक्टर दैट इज माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो आपको कुछ इस तरीके से भी ट्रायंगल ऑफ एडिशन याद रखना। किसी एक रेगुलर ऑर्डर में यदि सारी साइड्स के वेक्टर को ऐड करें तो वो 0 वेक्टर देता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, और जो थर्ड साइड होती है वो इनके सम को रिप्रेजेंट करता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ए बी ऐसे जा रहा था, बट ये आपका थर्ड साइड कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में। या ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट वाले का टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, दूसरे वाले का जो टेल है फर्स्ट वाले के हेड से ऐसे ज्वाइन किया, तो ये दो वेक्टर्स हो गए, इनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, टेल टू हेड मिला देते हैं। जो टेल टू हेड वाला वेक्टर होता है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कहते हैं मान लीजिए कोई वेक्टर 1 है प्लस सेकेंड वेक्टर है, कहते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, मींस वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर देता है। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। एक होता है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस जैसे मान लीजिए a प्लस बी वेक्टर किया, a प्लस बी वेक्टर करो या b प्लस a वेक्टर करिए, a प्लस बी वेक्टर या b प्लस a वेक्टर, बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, मींस a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। ऐसा होता है तो वेक्टर्स हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। सिमिलरली वेक्टर्स एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में देखिए क्या होता है, मान लेते हैं पहले हमने a और b वेक्टर्स को ऐड किया, फिर इनका जो सम आया उसको c वेक्टर से ऐड किया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हमने b और c वेक्टर को ऐड किया और उनका जो सम आया उसको a वेक्टर से ऐड किया। तो कहते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c वेक्टर्स। इस तरीके वेक्टर हमेशा इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, हमेशा इसकी वैल्यू निकालो इसकी वैल्यू निकालो इक्वल आएगा, मींस वेक्टर्स हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इस लॉ में क्या होता है, if two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram, मान लेते हैं कि एक ये वेक्टर है a वेक्टर और आपका एक ये वेक्टर ले लेते हैं b वेक्टर। These two sides are adjacent sides of a parallelogram. Parallelogram means कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो वेक्टर्स हैं, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इनका जो सम होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इनके डायगोनल से। ये जो इन दोनों का ये जो डायगोनल है इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब इसमें एक चीज और देखो, whose initial point is same as the initial point of the given vector। अब ये जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल? भाई ऐसे तो दो डायगोनल हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है एक ये भी, लेकिन हमें वो डायगोनल लेना है जिसका इनिशियल पॉइंट इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कॉन्साइड करे, मींस ए वेक्टर का बी वेक्टर का और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मान लीजिए ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, एक हमने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाया, तो कहते हैं इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक दो फॉर्मूले प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर है
का बी वेक्टर है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी डी, एक ABCD पैरेललोग्राम ले लिया। अब बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये जो बी वेक्टर है ये जनरली फ्री वेक्टर है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में हम इसको भी बी वेक्टर मान सकते हैं। देखिए लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो हम इस वेक्टर को भी बी वेक्टर मान सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो बी वेक्टर है इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने वाले हैं। तो इस बी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये लेंथ होगी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और जनरली इस बी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी लेंथ होगी मॉड बी कॉस थीटा। जनरली ये जो थीटा है ये ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यदि ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बी वेक्टर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसकी लेंथ हम लोग ले तो जनरली ये जो लेंथ आएगी दैट इज मॉड बी साइन थीटा। ये तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर्स का कंपोनेंट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया। अब जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, जनरली रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये AC वेक्टर होगा, आपको इस AC वेक्टर की लेंथ बतानी है। तो यार हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, मान लेते हैं ये E पॉइंट है, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है AEC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ये हम हाइपोटेनियस मान लेते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसको हम थोड़ी देर के लिए बेस मान लेते हैं। बेस कितना हो गया, A से लेके E तक, बेस का स्क्वायर, ये हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं तो ये EC हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो AC है, AC जो लेंथ है वो किसकी है, रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ है, वो भी किनके रिजल्टेंट वेक्टर की, A और B के। इसको सॉल्व करते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE, AB प्लस BE, इसका स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है EC का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस 2AB BE। देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स नहीं ले रहे, हम लोग लेंथ के टर्म में चीजें लिख रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया मैंने, ठीक है। आगे लिखा हुआ है EC का स्क्वायर। अच्छा, AB की लेंथ कितनी होगी, AB वेक्टर क्या है, A है, तो हम लोग कहते हैं लेंथ का मतलब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो AB की जो लेंथ होगी वो होगी मॉड ऑफ A, इसका स्क्वायर। BE की लेंथ कितनी है, मॉड B cos थीटा, मॉड B cos थीटा प्लस 2 टाइम्स AB का मतलब मॉड ऑफ A, BE का मतलब हो गया मॉड B cos थीटा प्लस EC का स्क्वायर, EC इज मॉड B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखना, ये तो A स्क्वायर लिखा हुआ है, मॉड ऑफ A स्क्वायर, इन दोनों में मॉड ऑफ B स्क्वायर कॉमन ले लें, तो मॉड ऑफ B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे क्या बचा, 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। AC का मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकला होगा, R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो
जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो वेक्टर्स होंगे और कहेंगे उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? लिख लीजिए फास्ट। चलिए इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये हमारा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, एक इमेजिनरी ऐसा पैरेललोग्राम बना लिया, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो ए वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच में एंगल क्या होगा, मींस हमें अल्फा निकालना है। तो वी नो दैट पूरा एंगल तो हम लोगों ने थीटा माना था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो यहां पर इसको हम लोग थीटा लिखेंगे। ये थीटा किसके रेस्पेक्ट में? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा। और अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो यार अब बहुत ध्यान से देखो यार, ये वाली जो लेंथ थी, ये लेंथ क्या थी? मॉड बी कॉस थीटा। और ये वाली जो लेंथ थी वो क्या थी? मॉड बी साइन थीटा। और ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या उसके रिगार्डिंग ही चलते हैं। ए बी सी डी और इसको ई मान लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर भी एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ए ई सी, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और ये अल्फा दिख रहा है। तो यदि इसको हम लोग अल्फा एंगल मान के चले तो हम लोग ये tan अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब CE अपॉन बेस मतलब AE। तो यार जो CE है, CE का मतलब मॉड बी साइन थीटा अपॉन AE का मतलब क्या हो जाएगा? AE का मतलब AB प्लस BE मतलब मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B कॉस थीटा, मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड B साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B कॉस थीटा। यहां पर ये जो अल्फा है, अल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड आर वेक्टर। लिख लीजिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, जैसे मान लेते हैं 5 साइडेड कोई पॉलीगन ले लेते हैं, ऐसे 5 साइडेड पॉलीगन ले लिया, ठीक है। अब कह रहे जो साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर हो गया ऐसे, फिर ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर हो गया। देखिए एक ऑर्डर में डायरेक्शन ली गई है, ए बी सी डी ई, यानी कि किसी ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, बी की ऐसे, एक रेगुलर ऑर्डर में डायरेक्शन से। तो हम यदि इन सारे वेक्टर्स का सम करें, सम ऑफ ऑल वेक्टर, देन दिस इज जीरो वेक्टर। तो हम लोग करके देख लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, सारे के सारे एक रेगुलर ऑर्डर में थे, इनकी डायरेक्शन इस हिसाब से थी। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा टोटल, दैट इज जीरो वेक्टर। जैसे मान लीजिए हम 6 साइडेड कोई स्ट्रक्चर ले ले, मान के चलें कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। अब ये सारे वेक्टर्स एक रेगुलर ऑर्डर में है डायरेक्शन, इस तरीके से है। तो इन सभी का जो एडिशन आएगा दैट इज जीरो वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। चलिए हम लोग ये एक क्वेश्चन लेते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन पर बेस्ड है।
पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में हमें यह ध्यान रखना होता है जो वेक्टर्स हैं जनरली एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होने चाहिए, यहाँ पर एक ही ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, यहाँ पर इस ऑर्डर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, देखिए ए की डायरेक्शन ऐसे थी, बी ऐसे आया, सी, लेकिन यहाँ पर एक्स की कुछ ऐसे डायरेक्शन, ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन नहीं जा रही थी, इसलिए इन सभी वेक्टर्स का सम 0 नहीं हो पाएगा। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए की डायरेक्शन ऐसे लेके चलते हैं, फिर बी भी उसी पर्टिकुलर उसमें है, बी, फिर सी, ठीक है। अब ये जो x वेक्टर है जनरली, तो x वेक्टर की उधर डायरेक्शन होनी चाहिए थी, बट इधर है तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस का x वेक्टर, माइनस का x वेक्टर। फिर d की ठीक डायरेक्शन है, e की डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, माइनस का e वेक्टर, f की डायरेक्शन सही है, इनका टोटल सम हो जाएगा 0 वेक्टर। अब हमें देखिए x की वैल्यू निकालनी, तो ये माइनस x उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का x, और इस साइड बचेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर माइनस का e वेक्टर प्लस का f वेक्टर। लिख लीजिए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If ABCDEF is a regular hexagon, then find AD वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस FC वेक्टर, और ऑप्शंस हमारे AB वेक्टर के टर्म में है। एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक रेगुलर हेक्सागन है, A B C D E F। अब जनरली हमें इन 3 वेक्टर्स का सम निकालना है, तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम लोग पोजीशन वेक्टर के हिसाब से इनको सॉल्व करें। जनरली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, तो A का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OA, B का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OB, C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OC, D का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OD, E का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OE, और F का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OF। अब ये जो वेक्टर्स है, मान लेते हैं ये जो OA वेक्टर है इसको A वेक्टर माना, OB को B वेक्टर मान लिया, OC को C मान लिया, OD को D वेक्टर मान लिया, OE को E मान लिया, और OF को F वेक्टर मान लिया, ऐसे मान लिया। अब बहुत ध्यान से देखो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AD प्लस EB प्लस FC वेक्टर की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार AD एक डायरेक्शनल वेक्टर है, तो हमें इसकी वैल्यू लिखनी, तो क्या लिखोगे D माइनस A, जो बाद में पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, जो पहले उसका पोजीशन वेक्टर बाद में, तो ये हो जाएगा OD माइनस OA। अच्छा इसका क्या लिखोगे, OB माइनस OE, OB माइनस OE वेक्टर, इसको लिखोगे OC माइनस OF, OC माइनस OF। अब बहुत ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, बट AB के टर्म में फाइंड आउट करनी, AB वेक्टर के टर्म में। तो जनरली AB वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर जनरली होगा। तो आप देखो इसमें ये आपको दिख रहा OB वेक्टर और ये दिख रहा माइनस का OA वेक्टर, इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, इसको एक साथ लिखा। अब बचे कौन से, अब बचा आपका यहाँ पर OD वेक्टर और OE वेक्टर, OC वेक्टर, OF वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखो यार, OB माइनस OA को आप क्या लिख सकते हो, AB वेक्टर। भाई AB वेक्टर का मतलब होगा OB माइनस OA वेक्टर। अब यार OD जो वेक्टर है, OD माइनस OE, OD माइनस OE को आप लोग लिख सकते हो D माइनस E, मतलब DE वेक्टर, ED वेक्टर। क्या लिख सकते हो, ED वेक्टर। तो ED वेक्टर क्या होगा, OD माइनस OE, आप इसको लिख सकते हो। और ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा वेक्टर होगा, CFC वेक्टर, मींस OC माइनस OF, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, मींस इनको हमने एक ब्रैकेट में किया। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ED वेक्टर, इसको लिख सकते हैं FC वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखो यार,
ए बी वेक्टर के टर्म में लाना है आंसर, तो ये तो ए बी है। अब ई डी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, जो ई डी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन और ए बी की डायरेक्शन दो सेम है, ए से बी, ये ई से डी, डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी लेंथ इक्वल हो, डायरेक्शन भी सेम हो। इट मींस ई डी वेक्टर को ए बी वेक्टर लिखा जा सकता है। सिमिलरली दो एफ सी वेक्टर को, तो ये एफ सी वेक्टर है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो एफ सी वेक्टर है इसकी जो लेंथ होगी वो ए बी से जस्ट डबल होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, ये तो प्रॉपर्टी जानते ही होंगे आप। और ए से बी की डायरेक्शन इधर एफ से सी की तरफ डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, तो ये जो एफ सी वेक्टर होगा जस्ट डबल लेंथ का होगा और ए बी की डायरेक्शन में। तो एफ सी को लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। तो टोटल ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ए बी वेक्टर। ये आपका 4 टाइम्स ए बी वेक्टर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, मीन्स ये चारों आपकी लेंथ इक्वल होंगी। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हुज सेंटर इज ओरिजिन। मान लेते हैं इसका ये सेंटर है और इसको हम लोग ओरिजिन मान के चलते हैं और उसको ओ लिखा गया है। देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अब आपको रिजल्टेंट निकालना ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी का। अब बहुत ध्यान से देखो, इनको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में ट्रीट करते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा, इसको ए से लिख देते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो जाएगा, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी हो जाएगा, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी हो जाएगा और इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका ओ हो गया। अब कह रहे कि यार आपको ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो भी जो ऑप्शन है वो ओ ए के टर्म में है, तो यार इनकी वैल्यू निकालनी है, वो भी ओ ए के टर्म में। तो एक काम कर सकते हैं, इनको पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ए बी को क्या लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए सी को क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए मीन्स ओ सी माइनस ओ ए। इसको लिख सकते हो ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए। ओ बी को लिखोगे बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, भाई ओ बी को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ये ए वेक्टर हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि यदि हम लोग जनरली बी और डी वेक्टर्स को देखें तो बी की डायरेक्शन उस साइड और डी की जस्ट इधर है, तो मतलब बी की ऐसे डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है, और डी की ऐसे उल्टा डायरेक्शन है, और लेंथ दोनों की इक्वल है। लेंथ इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, b वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखो c वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट, ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट, तो c वेक्टर और a वेक्टर में क्या रिलेशन होगा, c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर। तो c वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का a वेक्टर। ऐसा क्यों, दो c वेक्टर और a वेक्टर की लेंथ तो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं। अब इसमें पुट करते हैं हम लोग, b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का d, a की जगह a रहने देते हैं, c की जगह माइनस का a की जगह a, d की जगह d, a की जगह a। तो ये प्लस का d और माइनस का d कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a कितनी बार आया, माइनस का 4a, तो ये आया माइनस का a वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो, a वेक्टर को OA वेक्टर लिखा जा सकता है, तो ये आपका आ गया OA वेक्टर। तो माइनस का 4 टाइम्स OA वेक्टर आ जाएगा ये आपका। चलिए हम लोग ABCD एक रेगुलर पेंटागन लेते हैं, मींस 5 साइड होंगी इसमें। कुछ इस तरीके से जनरली हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनकी सबकी लेंथ इक्वल है। A, B,
सी डी ई। देन कह रहे हैं कि फाइंड इन सभी वेक्टर्स का सम निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन आप कहीं पर भी मान सकते हो, कैसे भी, बस आपको एज अ पोजीशन वेक्टर उसको ट्रीट करना है। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, ई का पोजीशन वेक्टर ओ ई और डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी। अब देखिए आपसे सम पूछा गया है, वो भी किसका सम पूछा गया है? जनरली ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी, और इन सभी का सम पूछा गया है इन टर्म ऑफ ए सी। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, आप ए बी को क्या लिख सकते हो? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ए ई को लिख सकते हो ओ ई माइनस ओ ए, बी सी को लिख सकते हो ओ सी माइनस ओ बी, डी सी को लिख सकते हो ओ सी माइनस ओ डी, ई डी को लिख सकते हो ओ डी माइनस ओ ई, और ए सी को ए सी ही लिखा रहने दो, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो आपका ए सी के टर्म में आएगा। अब यहां पर तो कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या? ये प्लस का ओ ई है तो प्लस का ओ ई, और ये माइनस का ओ ई, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस का ओ डी और ये प्लस का ओ डी, ये कैंसिल हो गए। प्लस का ओ बी माइनस का ओ बी, ये कैंसिल हो गए। तो अभी बचे क्या? माइनस ओ ए माइनस ओ ए, ये बचा। तो माइनस का 2 ओ ए आ गया, ये प्लस का ओ सी, ये प्लस का ओ सी, तो ये बचा 2 टाइम्स ओ सी वेक्टर। आगे क्या लिखा हुआ है? ए बी वेक्टर, सॉरी ए सी वेक्टर लास्ट में। तो इससे हम लोग माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो ये ओ सी बचेगा और ये माइनस का ओ ए बचेगा। आगे लिखा हुआ है ए सी, तो ओ सी माइनस ओ ए को क्या लिख सकते हो आप? ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर का मतलब ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। आगे लिखा हुआ है ए सी वेक्टर, तो ये 2 ए सी प्लस ए सी मिलकर के क्या हो गए? 3 ए सी वेक्टर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 ए सी वेक्टर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, मान लेते हैं ये आपका रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। ए बी सी डी ई एफ। अब हमें वेक्टर निकालना है सी ई, और यहां पर कुछ दे रखे है आपको क्या दे रखा है? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। इस ए बी वेक्टर को ए वेक्टर बोला गया है। ये ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्शनल वेक्टर हो गया ए से बी की तरफ। ये ए बी वेक्टर हो गया। बी सी वेक्टर को बी वेक्टर बोला गया है, तो ये जो बी सी वेक्टर होगा ये बी से सी की तरफ, इसको बोला गया बी वेक्टर। ए से बी की तरफ ये ए वेक्टर है। अब आपसे पूछा गया आपको सी ई वेक्टर निकालना है। ये आपका सी ई वेक्टर, सी से ई की तरफ डायरेक्शन वाला वेक्टर निकालना है, वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में फाइंड आउट करना है। अब बहुत ध्यान से देखो यार, मैं बोलूं कि यार क्या आप ये एफ सी वेक्टर बता सकते हो? तो एफ सी वेक्टर की लेंथ ए बी से जस्ट डबल होगी, और ए बी की डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ए से बी की तरफ ए है, हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर ले रहे हैं। तो यदि ये वेक्टर हम लोग लेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस का 2 ए वेक्टर। तो ए वेक्टर से जस्ट डबल लेंथ तो है, लेकिन जो डायरेक्शन ए की उधर थी और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसलिए माइनस ले लिया। अगर बी की डायरेक्शन ऐसे और ये इसकी बात करें
एफ ई वेक्टर की, तो एफ ई वेक्टर की और बी वेक्टर की सेम डायरेक्शन है और लेंथ भी इक्वल है। इट मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाने की कोशिश करें तो देखो यार, माइनस का 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर दैट इज सी ई वेक्टर आ जाएगा। तो माइनस का 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी ई वेक्टर। कैसे आया एक बार फिर से देख लो, ये फर्स्ट वेक्टर माना, इसका ये हेड है, ये सेकंड वेक्टर है, तो इसका टेल इसके हेड से मिल गया और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले का टेल और दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर दो तो इनका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका सी ई वेक्टर आ गया दैट इज इक्वल टू इन दोनों का सम। तो ये कितना आ गया, b माइनस 2a। तो b माइनस 2a